साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, पारिस्थितिकी और पर्यावरण चल रहा है। अभी पारिस्थितिकी और पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आगे बचे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और प्रश्न तो सारे जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सारे में से आएंगे, लेकिन जो आगे अभी और पढ़ाया जाएगा वो और भी महत्वपूर्ण है। और जब पूरा पर्यावरण पढ़ा लेंगे तो पर्यावरण का एक मैराथन लेंगे और उस मैराथन में 2 मैराथन का क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा और उससे एक भी प्रश्न टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी एग्जाम ISPC से लेके कोई भी बाहर नहीं होगा। तो आज हम पहले जैव विविधता सब अभी जो पढ़ना शुरू करेंगे हम आज जैव विविधता जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता को परिभाषित ऐसे हम आसान भाषा में कर लेते हैं, फिर जो परिभाषा एक दी गई है उस परिभाषा के हिसाब से हम परिभाषित करते हैं। जैव विविधता उस जगह को कहेंगे जहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ, जीव जंतु, पादप और वनस्पतियाँ या बहुत विविधता होगी, जिसमें वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी और उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं और यह मापन के कई तरीका होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा मापन करते हैं, मापन का भी कई तरीका है इसका। और इसमें जो शब्द जैव विविधता शब्द जो सबसे पहले दिया था वो WG रोगन ने दिया था, WG रोजन ने दिया था शब्द का, जैव विविधता शब्द को। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, एक परिभाषा लिख लेते हैं और परिभाषा लिखने के बाद फिर हम इसको समझाते हैं। जैसे किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये ऐसे प्राकृतिक प्रदेश जिसमें हम रहते हैं वह सब प्राकृतिक प्रदेश है, जिसमें पाई जाने वाली जंगली हो या पालतू हो या जैसा भी जीव जंतु और पादप की प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों को हम जहां प्रजातियां ज़्यादा पाई जाएंगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। और इस शब्द को परिभाषित करने वाले जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम था WG रोजन। तो इसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि पहला शब्द जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में WG रोजन, या आप ऐसे लिख लीजिए WG रोजन द्वारा किया गया। ये बहुत बार पेपर में आया है। जैव विविधता शब्द
सबसे पहले अगर शब्द की बात आती है तो 1885 में W.G. रोजन ने नाम लिया है। और जैव विविधता, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी प्राकृतिक जगह पे जहाँ पे पादप, वनस्पतियाँ, जीव जंतु और कई प्रकार की प्रजातियाँ, बहुत जो है प्रकार की स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं, उनको हम जैव विविधता पाई कहते हैं। जितना जहाँ पाए, अभी हम देखेंगे कि कैसे कहाँ ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और कहाँ कम जैव विविधता पाई जाती है। तो अभी पहले हम ये फैक्ट देख लें, फिर एक फैक्ट इसी के आगे हम दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। जैविक विविधता, ये तो जैव विविधता था। जैविक विविधता जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में रेमंड एफ दसमान द्वारा किया गया था। ये तो जब हम जैव विविधता शुरू करते हैं तो जैव विविधता के ये कुछ नाम थे, कुछ फैक्ट थे जो कि हमको दिमाग में रखना होगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके मापन की हम थोड़ा सा विधि बता दे रहे हैं कि इसका मापन कैसे किया जाता है। इसका मापन अल्फा, बीटा और गामा के रूप में किया जाता है, जिसमें सब प्रजाति, अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके तब हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मापन की विधियां, इसमें सबसे पहला जो है वह अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। अल्फा में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, कुल प्रजातियों की जो संख्या होती है, कुल प्रजातियों की संख्या वह अल्फा मापन में आता है। ठीक है, अल्फा विविधता भी कह सकते हैं। और जो बीटा विविधता होती है उसमें संरचनात्मक जो है, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा मापन या बीटा विविधता कहते हैं। और तीसरा जो गामा है वह क्या है, अंतः संबंध, जो प्रजातियों के बीच में अंतः संबंध स्थापित करा, लिख लेते हैं विविध प्रजातियों के मध्य, विविध प्रजातियों के मध्य जो अंतः संबंध विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध किसके बीच में, मध्य अंतः संबंध प्रजातियों के बीच में।
के अंतः संबंध विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध को गामा मापन या विविधता कहते हैं। ये तो मापन की विधि हुई। अब हम ये देखेंगे कि जैव विविधता पाई कहाँ ज़्यादा जाती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, जैसे और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में या सार्गेसो सी में, जहाँ पे सार्गेसो घास पाई जाती है, सार्गेनम जो है का घास की जो है घास कहा जाता है। ऐसे तो घास के मैदान का अलग टॉपिक हम बनाएंगे, जिसमें सवाना घास का मैदान, स्टेपी और जो है प्रेरीज और जो है जो इस तरीके से घास के मैदान है उसका अलग हम टॉपिक लेंगे, अलग बनाएंगे। लेकिन अभी हमें जैव विविधता समझना है कि जैव विविधता है क्या, जैव विविधता का सबसे पहले नाम किसने लिया। जैव विविधता, अभी हम जैव विविधता दिवस की भी बात करेंगे, जैसे कि 22 मई और 23 दिसंबर की भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे पहले हम एक स्टेप वाइज स्टेप समझते चलते हैं। तो अब यहाँ मापन की विधियाँ हो गई। मापन की विधियाँ में आप जो है इसको जो है मिटा लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको हम मिटा दें। यहीं पे थोड़ा सा अभी जैव विविधता दिवस भी बता देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। लिख लीजिए जैव विविधता दिवस वैसे 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगह 29 दिसंबर को भी मनाया जाता है। 29 दिसंबर को की हुआ क्या था, वास्तव में 29 दिसंबर 1993 में या 93 को जैव विविधता असमय प्रभावी हुआ था। तो हम अगर 29 दिसंबर कहीं विकल्प में मिलता है और 22 मई विकल्प में नहीं रहता है तो हम 29 दिसंबर पे निशान लगाएंगे, लेकिन 22 मई ही आता है एग्जाम में और 22 मई पे ही निशान लगाना है। बस केवल अगर 22 मई विकल्प में नहीं है, 29 दिसंबर है, तो भी हमें 29 दिसंबर में बायो विविधता दिवस पे निशान लगाना है। अब थोड़ा हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, जैव विविधता के कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा हम चलें। जैसे अगर हम इस तरह विश्व का एक मैप बनाएं, पृथ्वी का इस तरीके से, और इस पृथ्वी को हम बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जहां पे गर्मी सबसे ज़्यादा अत्यधिक पाई जाती है, यहां से 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री नीचे, वैसे तो हम इसको 10 या 15 डिग्री ऊपर तक जो है इसकी गर्मी, क्योंकि 23 अगर हम यहाँ देखें तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 नॉर्थ, ये कर्क रेखा तक जो है सूर्य का जो है उत्तरायण में होते हैं, और जो ये 23.5 साउथ एंड 23.5 साउथ, यह मकर रेखा, इसको कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो सूर्य का सबसे ज़्यादा ताप जो पड़ता है वह भूमध्य रेखा पे पड़ता है, विषुवत रेखा पे पड़ता है। तो जो यहाँ पे ताप ज़्यादा पड़ने से यहाँ पे
क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि ताप ज़्यादा, तो यहाँ की सारी जो है समुद्री हवाएं, यहाँ पे ताप ज़्यादा है तो दाब कम होगा, यानी लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, और वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी, और अत्यधिक वर्षा होने से अत्यधिक ताप, अतिवर्षा, लो प्रेशर यानी कम दाब, और इन सब से आर्द्रता, ज़्यादा आर्द्रता, बढ़ी हुई आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी, वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी, और जितना वनस्पति होगा, पादप होगा, उतने ही जीव जंतु यहाँ पे अत्यधिक होंगे। बहुत जीव जंतु, इन सब के ज़्यादा होने से यहाँ का जो जैव विविधता है वह बहुत ज़्यादा होगी, जैव विविधता बहुत ज़्यादा। और ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ऐसे क्षेत्रों को, जो ऐसे क्षेत्र हैं, इनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इधर बीच में अफ्रीका पड़ता है, और यहाँ पे जो अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला भाग, जिसमें कहा जाता है ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा वन, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो वन है, वहीं सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ, सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। और अफ्रीका के कई देशों में जैव विविधता हमको देखने को मिलता है। अफ्रीका की कई ऐसी जनजातियां हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा वनस्पतियां हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, इतना स्पीसीज हैं, इतनी प्रजातियां हैं कि वहाँ पे ऐसे विषैले जो है जीव जंतु हैं कि जिससे मनुष्य को छूने से ही उनकी मौत हो जाती है। खैर, ये तो रहा, ये कैसे जैव विविधता कहाँ ज़्यादा होती है। इस जैव विविधता को हम थोड़ा सा और भी एक चीज़ जान लेते हैं। जैव विविधता संधि जो 29 दिसंबर हमने बताया था, वहीं से लागू हुआ था। यह भी बात है कि जैव विविधता का जो संधि हुआ था 29 दिसंबर से लागू हुआ था। और सबसे पहले जैव विविधता की जो बात आई थी, सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें जैव विविधता सबसे पहले शब्द दिया गया था। रियो डी जेनेरो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। और एक चीज ये भी हम जान ले कि भारत में सबसे विविधता वाला भारत है। वहां पे हर प्रकार की प्रजातियां और हर प्रकार की पाई जाती हैं, क्योंकि भारत ऐसे क्लाइमेट और ऐसे जलवायु में है कि यहाँ पे जिस तरीके से मानसून का बदलाव होता है, और जिस तरीके से यहाँ पे नदी के साथ साथ यहाँ पे जो मानसून आता है, बरसात होती है, या जहाँ जहाँ जो है नदियाँ, समुद्र इस तरीके से पाई जाती हैं कि जिससे कि जैव विविधता सब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। धनी है भारत, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही धनी देश है। क्योंकि एक चीज़ और है, जैव विविधता कहाँ कम पाई जाएगी, तो जैव विविधता ये वाला क्षेत्र जो है, जैसे जैव विविधता का जो जहाँ पे हिम वाले ज़्यादा क्षेत्र हैं, वहाँ पे जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पे मरु है, जहाँ पे पादप वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, वहाँ जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। यह भी प्रश्न कॉन्सेप्ट का है, बहुत ही आसान बनेगा। अगर यह सब प्रश्न आता है लिखित में, तो इसमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। जैव विविधता वहीं ज़्यादा पाई जाएगी जहां पे वर्षण ज्यादा हो, जहां आर्द्रता ज्यादा हो। और ये चीज हम देखते हैं कि जहां पे समुद्र या जो है, जहां पे सूर्य का ताप सबसे ज्यादा होगा,
और लो प्रेशर होगा, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, या फिर पर्वतीय वर्षा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्वतीय वर्षा होती है, वहाँ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसके बाद आता है कि IUCN ने बहुत सारे प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति के रूप में कर दिया है। IUCN ने, जैसे रेड डाटा बुक में बहुत सारी प्रजातियां लुप्त प्राय मानी जाती हैं, जैसे गुलाबी जो है हम वो देते हैं, संज्ञा देते हैं, और इसी लुप्त प्राय के लिए हम रेड डाटा बुक देते हैं। और एक चीज़ और, जैसे हम अगर कहीं किसी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में वनस्पतियों का ह्रास हो रहा है, तो उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र निर्धारित करते हैं। अति संवेदनशील होता है, जहाँ की पहले वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा थीं और वहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा थी, और धीरे धीरे संकटापन्न स्थिति में जा रही हैं, संकट की स्थिति में हैं, तो उस जगह को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भारत के कई क्षेत्र हैं, वो हम हॉट स्पॉट क्षेत्र का एक अलग टॉपिक लेंगे कि भारत में कौन कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट का है, इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम डिलीट करके कुछ तथ्यात्मक बातें हम ये बात करेंगे। अभी ये चैप्टर 2 दिन में समाप्त होगा, एक अगले दिन भी इसका चैप्टर का हम बचा भाग लेंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे उसी दिन। तो अभी आज कुछ फैक्ट है तो उसको हम कर लेते हैं। और इस तरह जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें WG रोजन हमने कहा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जैव विविधता शब्द हमने कहा, जैव विविधता को परिभाषा जिसने कहा। उसके बाद हमने एक शब्द ये कहा कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दसमान ने किया। तो इस तरीके का प्रश्न भी बनेगा। तो आप इसके बाद हम कुछ और भी फैक्ट करेंगे। पहले तो एक चीज हम देख लेते हैं, जो ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, हॉट स्पॉट, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। जैसे कि 0.5% स्थानीय रूप से इसके पौधे, यानी 1500 पौधे कम से कम वहां होने चाहिए, तभी तो वो जैव विविधता होता। और तभी वहां पे संकट कहां आएगा, या कहीं पे कोई चीज नुकसान तब होगी जब वहां पे कोई चीज होगी, तभी तो नुकसान होगी। ऐसे जैव विविधता का नुकसान तब होगा जब वहां पे जैव विविधता बहुत थी और नुकसान होगा। तो यहाँ पे 1500 पौधे कम से कम होने चाहिए। दूसरा, जहां पे 70% प्राथमिक वनस्पति, 70% प्राथमिक वनस्पति, 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। और इस शब्द को, जो हॉट स्पॉट शब्द था, इसको सबसे पहले एक ब्रिटिश जो है पर्यावरणविद थे, उनका नाम था नॉर्मन मॉरिस। एक जो हॉट स्पॉट शब्द जो सबसे पहले था, वो एक ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, जिनका नाम था नॉर्मन मॉरिस, 1988। ये पर्यावरणविद थे, हॉट स्पॉट क्षेत्र का इन्होंने बताया। ऐसे भारत में कई हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो वो हम हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत और विश्व के कई जो है अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उस पर बात करेंगे। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम और भी थोड़ा सा फैक्ट कराते हैं। ये क्वेश्चन के रूप में भी कर सकते हैं और फैक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रश्न इस तरह बन जाता है कि जैव विविधता का भंडार कहाँ पे है,
कहाँ पर है या माना जाता है? तो जैसा कि हम अभी कॉन्सेप्ट में बताया आपको, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन माना जाएगा। एक यहाँ पे एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं। हमें ये मालूम है कि ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल रीफ होते हैं विश्व में सबसे बड़ा कोरल रीफ का जो वो बना हुआ है रीफ, वो रीफ बैरियर बना हुआ है, वह ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसको भी हम फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लें, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। तो ऐसे हम देख लिए। अगले टर्न पे हम कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ हम फैक्ट भी करवाएंगे। साथियों, अभी जितना हम किए हैं इसको आप एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। और आगे हम पूरा पारिस्थितिकी और पर्यावरण बहुत ही जल्दी अपलोड करके और आगे हम दूसरे भाग में आएंगे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।